सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर रहे थे कि इन्होंने सियासत से ही किनारा कशी कर ली है, तो मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करता कि ये सिर्फ मोमेंटरी होती है, ये वक्ती तौर पे होती है। इस नौइयत का सियासतदान और जो फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस में एक रह चुका हो वो सियासत से ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जिसको कहते हैं कि वक्त की मुनासबत से एक कदम पीछे जाना, तो वही लग रहा था और वैसा ही हुआ है। लेकिन एक बात फवाद चौधरी को जिस पर दाद देनी चाहिए वो ये है कि पार्टी से लाताल्लुकी करने के बाद भी कारकुनान की फ़िक्र उनको इमरान खान से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कुछ बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया है, उनको निकलवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको कहते हैं थ्रोइंग अंडर द बस, कि अपने ही कारकुनान को बस के नीचे डाल दिया और ख़ुद चले गए। तो फवाद चौधरी साहब ने ये पॉजिटिव बात की कि जो लोग बेगुनाह तरीके से जेलों में गए हैं उनको निकलवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात एक हद तक उन्होंने क्लियरली तो बात नहीं की इस पे, लेकिन ये कहा कि वो वाक़यात जिस तरह भी हुए उन कारकुनान का कसूर नहीं था। तो उनका इम्प्लाइड मीनिंग ये था कि क़यादत का कसूर था, असल में उन कारकुनान का नहीं था जो मार खा रहे हैं, और जिनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है पार्टी से और उनको माफ़ कर दिया जाए। तो एक चीज़ तो ये पॉजिटिव रही, ये मुलाकातें जो हैं वो इस तरह तो नहीं हो रही कि इनको पता भी हो कि पार्टी में वापसी का रास्ता नहीं है, फिर भी शाह महमूद साहब से मुलाकात हो रही है, इमरान इस्माइल साथ खड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो पसे पर्दा उनको इल्म होगा, इसीलिए ये सब कुछ करवाया और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। अब इसमें मुज़म्मिल एक चीज़ तो ये कि कारकुनों की अब ये लोग बात कर रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं उनके लिए? अब ये मुलाकात का शाह महमूद कुरैशी साहब पर क्या असर हुआ होगा? ये शायद वो मान जाते तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी इनके साथ खड़े होते फौरी तौर पर बाहर आकर। आपका क्या ख्याल है? लेकिन फ़िलहाल तो देखें, मुझे नहीं लगता कि वो इतना खुल के खेल सकते हैं, जब तो वो तो शुरू से हम सबको असद उमर साहब, दीगर लोग सब ज़्यादातर तो छोड़कर चले गए छोड़ के। लेकिन वही बात है ना कि ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी हो सकती है कि वक्ती तौर पे किनारा कशी इख्तियार करें, तो वो फैसले वो मशवरे नहीं माने, और इसीलिए ये पार्टी इस नैच पे पहुंची है। तो अब अगर उनको मौका मिलता है तो वो फ्रंट पर आएंगे फिर। अच्छा, एक कहीं ऐसा तो नहीं है, ये इसमें मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन एक हालात का जायज़ा लेते हुए मुझे ये लग रहा है कि जितनी तेज़ी से ये लोग, फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल साहब हों, यानी जो कह रहे हैं कि हम सियासत से दूर जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से वो दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम इस वक्त मईशत को देख रहे हैं कि नून लीग ने एक तरफ कह दिया कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वाज़ेह हो गया कि IMF की तरफ तो मामला नहीं जा रहा, वो तो कहानी ख़त्म है, तो अब ये बजट बनाएंगे एक अवाम दोस्त बजट, और उसके बाद फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि केयरटेकर सेटअप आया। ये आगे लग रहा है कि जरदारी साहब अब आगे गेम कर रहे हैं और वो जनूबी पंजाब के लोगों को साथ मिला रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, तो नून लीग को तो ये लग रहा है कि हम बिल्कुल इस वक्त मुश्किल में हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट बनती है और उसमें जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह वज़ीर आज़म और बाकी तमाम धड़े उनके साथ चले जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो माइनस IMF नून लीग आगे बढ़ रही है, कहीं उस वजह से तो नहीं लोगों को ये नज़र आ रहा या कुव्वतों को ये नज़र आ रहा कि ये तो मामला ख़राब होने जा रहा है, तो इनके लिए मैदान जो खाली छोड़ा हुआ है एक अलग एक पॉलिटिकल फोर्स तो होनी चाहिए, जो फवाद चौधरी ने इशारा भी दिया कि हम PDM के लिए खाली मैदान नहीं छोड़ सकते। ये तो IMF को बाय बाय करना, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को लगता है कि नहीं, हम अपनी सियासत की पहले बड़ी कुर्बानी दे चुके, अब मजीद हम ना दें, तो कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? देखिए, कम्प्लीटली रूल आउट तो नहीं कर सकते IMF को इस पॉइंट के ऊपर, बेशक होप कम है, और इसहाक डार साहब का एटीट्यूड भी यही है कि IMF होता है या नहीं होता, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, वो अपने उस मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं जिससे लोग अग्री नहीं करते। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की भी ओपिनियन अगर ले लीजिए तो वो कहते हैं कि फ़र्स्ट क्वार्टर में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, सितंबर के बाद जो क्वार्टर आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं डिफ़ॉल्ट के IMF के बगैर, लेकिन फ़र्स्ट क्वार्टर जो है उसमें IMF के बगैर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज हम उसके प्रोग्राम में जब नहीं जाएंगे तो अगला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सख्त होगा कि आपने पिछला भी तोड़ा था, और ज़्यादा सख्त शराइत होंगी और वो प्रायर मनमानी पड़ेंगी। देखें, वो पहली जो प्री एग्जिट्स हैं IMF को मनाने के लिए, हमें असल में वो नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही कहानी बात बंद है। डॉलर आप देख लीजिए, उस तरह से नहीं बात बन रही। बजट बिल्कुल जो हमें इशारे मिल रहे हैं, कतई तौर पर कोई भी ऐसी हमें नजर नहीं आ रहा कि IMF की शराइत के मुताबिक कोई बजट बन रहा है। ना ही जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मुज़ाकरात की बात की, वो तो चले दूर बात, क्योंकि आज स्टेटमेंट आ गई है वजारत खजाना की तरफ से कि जी ये तो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है IMF की तरफ से। और जो हमने फंड्स की यकीन दहानी करानी थी वो भी हम कह चुके हैं बार बार पाकिस्तान के, जी हमने जितने करवानी थी हमने करवा दी है। $6 अरब IMF कह रहा है, हम $3 अरब की करवा चुके हैं। बाकी सागडर साहब बार बार कहते हैं जी हमारा ये शर्त है कि $3 अरब की हमने आपको दे दी है, आप प्रोग्राम करें और $3 अरब उसके बाद आएंगे। IMF वहीं कमी खड़ा है। तो जो
शराइत उन्होंने रखी हैं उनमें से एक पर भी हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, या वजारत खजाना इसहाक डार साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो IMF वाला तो मामला खत्म है। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो मैं नहीं कह सकते, स्टेटमेंट दे सकते IMF खत्म हो गई, क्योंकि जब तक हो नहीं जाता नजर ये आ रहा है। तो उसके बाद तो हालात ऐसे होंगे, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि IMF नून लीग समझ रही है कि हम इतना सख्त क्यों करें, हम बजट देते हैं, उसके बाद केयरटेकर सेटअप आ जाए, उसने जो करना है कर ले। बिल्कुल, वो जून का प्लान है। लेकिन इसमें बेसिक चीज़ ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो IMF का एतराज़ है, अब उसमें अगर आम आदमी की फ़हम के लिए बात की जाए तो वो सिर्फ ये है कि आप इंपोर्ट खोल दें। उसकी वजह यह है कि IMF जो है वो कोई पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट करने तो आ नहीं रहा, वो एक ऐसा बैंक है जो कि प्रॉफिट ड्रॉ करता है, पैसे कमाता है और कारोबार उसका ये। इसीलिए ये स्टेटमेंट देना कि आप आइन के मुताबिक फ़ैसले करें, ये ट्रेस पास है। दिस इज़ ट्रेस पासिंग द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, कि वो ये एक बैंक एक बयान दे रहा है कि आइन के मुताबिक फ़ैसले कर लें, या ये आप अपने ख़ानदान की लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आप बैंक से कर्ज लेने जाए, बिल्कुल वो आपके पास अपने घर के तो डॉक्यूमेंट्स रख सकता है, ये नहीं कह सकता कि आप अपने घर के ज़रा एग्जैक्टली आप उसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि आप स्टेबिलिटी लेके आए मुल्क में, बट यू कांट स्पेसिफाई कि ये काम आप कर दें। ये तो पॉलिसी डायरेक्शन देने वाली बात है ना, तो इसको तो कंडेम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो पावर नहीं है कि हम आगे से कोई रेजिस्ट कर सकें सिवाय इन बयानबाजियों के अलावा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। बिल्कुल, वो इस बात पे तनकीद बड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद बड़े अरसे बाद कोई प्रैक्टिकल बात की थी जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद हुई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सियासत में जो है वो ऑब्जेक्टिव बात तो हो नहीं सकती। तो ये चीज़ है कि इसको देखते हुए असल मसला एलसियाँ खोलने का है। असल मसला ये है कि बाहर से जो हम रेवेन्यू लेकर आते हैं लेकिन हमारा डॉलर बाहर नहीं जा रहा, तो वो ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी नहीं होती, बड़ी हार्श पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट किए हुए IMF को 6 महीने 1 साल होने वाला है, क्योंकि ये पॉलिटिकली कनेक्टेड डिसीजन होते हैं। जिस मुल्क के सियासी मामलात और मफादात अमेरिका से जुड़े हुए हैं वहाँ IMF प्रोग्राम करने में देर नहीं करता। लेकिन जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा वाइट हाउस पे, इसके अलावा जो पॉलिसी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, अमेरिका की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो उससे साबित ये हुआ कि पाकिस्तान की जो वो इम्पोर्टेंस पहले कोल्ड वॉर के इरा में, अफगान वॉर के इरा में रही थी, वो कम हो गई और उसके बाद से अवॉइड होना शुरू हुआ। पॉलिटिकल चेंज से वो चीज़ नहीं बदली आपके ख्याल से कि ये जो गवर्नमेंट आई जो यानी वज़ीर दिफा कह चुके जी वेंटिलेटर है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, फिर भी हालात नहीं ठीक हो। अभी इसहाक डार साहब ने मुलाकात की एम्बेसडर से कि आप हमारी मदद करें IMF से मामला तय करने में, वहां नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकली वजारत खजाना फेल हो गई। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने डायरेक्ट कॉल की है IMF की सरबराह को, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। तो बात यही है कि ये कहना कि किसी और ने इंस्टॉल किया है इसको बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, कोई इन्फ्लुएंस नजर तो नहीं आया अब तक, और वो अगर होता तो इतनी हार्श पॉलिसीज ना यहाँ पर इम्प्लाई कर रहा होता है। अब इनका सियासी इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप? ये जो माशी हालात हो गए हैं, बजट अभी जो नजर आ रहा है वो ये कि जी कुछ रिलीफ लोगों को देंगे, इससे नून लीग को क्या मिलेगा, और आगे चलकर फिर केयरटेकर सेटअप अगर IMF से फिर बातचीत करता है तो क्या हालात होंगे? जो अब ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, जो ये बंदर बांट चल रही है कि जी जरदारी साहब कितने लोगों को पकड़ेंगे, जहांगीर तरीन कितने लोगों को लेंगे, काफ लीग कितने लोगों को लेगी, नून लीग कितने लोगों को लेगी, या एक अलग धड़ा, तो ये सब किधर जाएगा? ये मामला, ये माशी जो बहरान है, ज़ाहिर नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, तमाम इदारों को नजर आ रहा है, फैसला साजों को नजर आ रहा है, तो इसको हल किया जा सकेगा ये धड़ेबंदी, और इसको किसी तरह से क्या देखें जो PMLN हकीकी है ना, मतलब जो मरीम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि असल PMLN जो है वो ये नहीं है जो अभी पावर में है, उनका मौक़िफ़ पहले से ही यही है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, इसीलिए कि वो जानते हैं कि इतना डैमेज हो जाएगा कि इसको कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मईशत हैं। शबर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शबर जैदी साहब, अच्छा चलें, शबर जैदी साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, जैसे ही वो आते हैं तो हम दोबारा उनसे रब्ता करके बात करेंगे कि क्या बन रहा है जनाब ये मईशत का और IMF। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, हुकूमत बल्कि इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट मुल्क नहीं कर रहा, नहीं किया। जब उनको कहा जाता है जी आप नाकाम हुए हैं, वो कहते हैं कि हम लोग डिफ़ॉल्ट कर गए, तो उन्होंने बेंचमार्क ही रखा हुआ है। मुज़म्मिल आप अपनी बात जरा मुकम्मल कर लें, जो भी शबर ज़ैदी साहब आएंगे तो फौरी हम पर जाएंगे। तो उसमें जो कवर इस्तेमाल किया गया शहबाज शरीफ साहब का, जो स्केपगोट बनाया उनको, तो ऑब्वियसली वो जितना भी डिज़ास्टर हो जाए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीम साहिबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं लेने वाले, और इस लेजिस्लेशन के बाद वज़ीर आज़म पर ही डालेंगे। शबर जैदी साहब, सर आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ आ रही है जी शबर जैदी साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं, डिफॉल्ट का खतरा है, IMF से मामला तय नहीं हुए, एक फ्रेंडली बजट दिया जाएगा, ये सब क्या हो रहा है?
नहीं, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मतलब जी क्या देखिए, हो रहा है? एक तरफ जो हमारी माशियात हैं वो कह रहे हैं डिफॉल्ट का पाकिस्तान का खतरा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं आईएमएफ के बगैर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। इसहाक डार साहब कह रहे हैं आईएमएफ और नो आईएमएफ हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे और जो बजट है वो हम बना लेंगे। आप क्या कहते हैं सब पर? अच्छा, दोबारा लाइन ड्रॉप हो गई है, चलें फिर रब्ता करते हैं, शायद कोई मसला है। मुज़म्मिल, ये अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त मईशत से ज़्यादा जो भी धड़े बन रहे हैं, आप अगर बात करेंगे जितने भी मैंने नाम लिए, जरदारी साहब या तरीन साहब, कहीं ये डिस्कशन नहीं हो रही कि आईएमएफ या डिफ़ॉल्ट या कि अच्छा किस तरह से हमने ग्रुप बनाना है, इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, हमें क्या मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है, कौन किसके साथ है। वो नॉन इशूज़ की पॉलिटिक्स यही होती है ना, जिसमें असल मसाइल डिस्कस नहीं होते। उसमें सिर्फ ये होता है कि एक चोर है, एक गद्दार है, एक हक पे खड़ा हुआ है, एक बातिल के साथ है। तो ये तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है बेसिकली। शबरज़ादी साहब, सर बार बार चूंकि लाइन ड्रॉप हो रही है, कुछ मसला है टेक्निकल। सर ये बताएं कि इसहाक डार साहब कहते हैं कोई डिफॉल्ट नहीं अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया, ना करेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं आईएमएफ के पास ना गए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस डिफॉल्ट को बड़ा एक अजीब सा लफ्ज़ बना लिया है और उनको भी सेंसिटिव कर दिया है जो लोग इसको डील कर रहे हैं। देखिए, अगर आईएमएफ के पास गए या नहीं गए या कुछ भी हुआ, पाकिस्तान अपने कर्जाजात पे नहीं कर सकता। ये एक बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई पोजीशन है। तो कोई अगर ये समझता है कि पाकिस्तान अपने खर्चाजात उस शक्ल में पे कर देगा जो आज उसकी शेड्यूलिंग है, तो उसको पाकिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है बेसिकली। तो पाकिस्तान किसी भी हालत में 24, 25, 26, 27 में अपने खर्चाजात पे नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है। अगर कोई इसको इसके बारे में कोई और बात करता है तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और मैं इन लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते रहे हैं तो मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। जी, आप तो 2 साल पहले कह चुके कि हालात बड़े खराब होने जा रहे हैं। आपने 2 साल पहले कह दिया। तो मेरी बात बताएं, जो 2 साल पहले मैं कह रहा था, आज वही है ना। क्या आपको पता था कि 320 का डॉलर हो जाएगा और ये आज डिफॉल्ट कर रहे होंगे? ये इनको 2 साल पहले आप लोग कभी ये मेरी बात मानते थे? तो ये तो आपका पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है कि इनको कोई सीधी बात नजर ही नहीं आती। अच्छा, बजट में क्या देख रहे हैं सर? अब कह रहे कि बजट में कुछ नहीं देख रहे, बजट में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी बजट में। हल क्या है अभी? आप समझते हैं टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा सकेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी एक चीज भी नहीं होगी। आप मेरी बात देख लें, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एक बंदे ने खड़ा होकर वहां के कागज पढ़ देना है बस। कोई एक इंच का फर्क नहीं होगा। आप मेरी बात देख लें, चले जो आज है वो ही रहेगा और वो ठीक है, और कोई जगह ही नहीं है, फर्क क्या पड़ता है? अच्छा, तो सर आईएमएफ के बगैर हम मामलात को चला लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा यार, आप लोग ये बात क्यों करते हैं? आप ये बात क्यों करते हैं? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि यार ये बात नहीं किया करेगा, कि बात मतलब अगर चला लेंगे और ये कर लेंगे। अगर आपको जरा सी भी कॉमन सेंस है तो इस तरह की बात नहीं किया करें। सर, वो हमारे तो वजीर खजाना करते हैं ना सर, हम क्या करें? उनकी बात हम कोट करके आपसे पूछेंगे ना, तो मैं उनकी बात का जवाब दे तो नहीं होना यार। सर आप जो हकीकत है सर वो तो हम आपसे ही जानेंगे, आपका ओपिनियन। आप मेरी बात सुने, अगर वो कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, मैं उनको जवाब देना जरूरी है, जवाब देना मैं जिम्मेदारी है उसको। जी, अच्छा, अगर वो कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरी है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं? ठीक है। शबर साहब, एक टॉकिंग पॉइंट ये खड़ा हो चुका है कि आईएमएफ ने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक अपने मसले हल करें। तो आईएमएफ की अथॉरिटी है कि वो ट्रेस पास करे और इस तरह की रिकमेंडेशंस दे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आईएमएफ की अथॉरिटी नहीं है, आईएमएफ आपका लेंडर है। वो ये कह रहा है कि आपके पास अगर आप मुझसे कर्जा ले रहे हैं और आपके घर में रोजाना आग लग रही है और एक दूसरे को आप सर फाड़ रहे हैं, तो क्या मैं आपको कर्जा दूं? आप कॉमन सेंस की बात करें ना यार। तो एक घर में ₹100 लोन देने जा रहे हैं और आप एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, तो वो कहेगा यार मैं आपको कर्जा क्यों दूं? मुझे आप तो वैसे एक दूसरे का सर फाड़ रहे हो, तो मैं आपको पागल हूं, आपको कर्जा दूंगा? तो शबर साहब, सारा जो स्टेट क्राफ्ट अभी है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो सब नॉनसेंस बातें कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू। तो अकल की बात इसमें क्या है? व्हाट टू डू नेक्स्ट? यार मेरी बात नहीं समझिए आप मेरी बात करें ना, जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कभी कोई पोजीशन मेरी बता दे कि मैंने जो जी, अच्छा
शबर ज़ैदी साहब, आइएगा, केयर टेकर सेटअप के बारे में बात करेंगे। आपने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जी कुछ ऐसे लोग आ जाएं और उनके ज़रिए कुछ शायद बेहतरी हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, शबर ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। शबर ज़ैदी साहब, आपकी पेशगोई की हम बात कर रहे थे 1.5-2 साल पहले की। आज अगर आप देख रहे हैं जो हालात, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अगले 2-3 माह 6 माह में क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान जो माशी हालात हैं, ख़ास तौर पे जो उसका करंट अकाउंट है, उसमें पाकिस्तान को हर हाल में अपने डेट की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी और वो रीशेड्यूलिंग जून के बाद हर हाल में होनी है। हम अपनी जो हमारी डेट की ऑब्लिगेशंस हैं वो पे नहीं कर सकेंगे। आप उसको डिफ़ॉल्ट नहीं बोलें क्योंकि आपकी अना पे हर्फ आता है, आपकी गैरत पे हर्फ आता है, तो वो आप नहीं बोले, आप उसका कुछ और नाम रख दें। ठीक है, तो वो उसका नाम कुछ रख दे, बहुत अच्छा नाम रख दे, कोई पाकिस्तान की सालवियत कैसा नाम रख दे, हनीमून रख दे उसका नाम। ठीक है, तो वो तो अच्छा सवाल जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो लोकल डेट का सवाल, जो लोकल हालात हैं, जो पाकिस्तान की जो है माशी हालात, जो फिस्कल डेट है, उसके हालात भी इस काबिल नहीं है कि आप इसको चलाएं। तो ये मुल्क जुलाई के बाद से एक बहुत ही संगीन माशी बुरान में जाने वाला है और जो भी गवर्नमेंट आएगी इस इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन हुए या जो भी गवर्नमेंट आए के बाद होगी, वो समझ लें कि वो नाकामी की तरफ जाएगी। और मैंने कल परसों लाहौर में ये बात भी कही सेमिनार में कि हमें चाहिए कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं जिसमें तमाम पार्टियां हों, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान अब इन हालात में नहीं चल सकता। ये जो बातें करना है कि IMF पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, IMF आ गया, हमने पूरा कर दिया, ये कर दिया, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अवाम मर चुकी है, पाकिस्तान के लोग निहायत तबाही में हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप लोग भी करते हैं, डिफ़ॉल्ट होगा नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे लिए चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। अच्छा, IMF के बारे में बताइएगा कि नया प्रोग्राम अब लेना पड़ेगा इसके बाद? सब कह रहे हैं कि जी उसके बगैर नहीं बात, जो आप रीशेड्यूलिंग जो कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है वो, चलें उससे लोगों को इत्मीनान हो जाएगा, जी चलो डिफ़ॉल्ट नहीं रीशेड्यूलिंग, तो उसके लिए भी तो जी सर तो नया नाम रखते पाकिस्तान हनीमून, चले जी खत्म हुई बात। चले, तो वो हनीमून जो है उसमें भी IMF के लिए नया प्रोग्राम होगा, नए सिरे से हमें चीज़ें को देखना पड़ेगा और उसके लिए आप कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि जो भी दूसरी गवर्नमेंट होगी वो तो देखेगी कि भाई हमारा वोट बैंक ना मुतासर हो जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, इस सब में कोई परेशानी की बात नहीं है। बात ये है कि आपके पास आगे देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब ये नवंबर में गए थे उस वक्त भी पैसे नहीं थे, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे लिए कोई आगे पीछे से इंतजाम करवा दें। अब हमारी जो अब हमारा जो नेशनल प्राइड, हमारी सलामती और हमारा ये सारे जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए ना, वो इतनी बड़ी है, गर्दन इतनी अकड़ी हुई है हमारी कि हम ये जाके कहने को तैयार नहीं है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमारा इंतजाम करते हैं। वो तैयार बैठे हैं, वो आएंगे, वो कर देंगे आपके लिए। परेशानी क्या है इसमें? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तो वही करेंगे और तो कोई करने वाला नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। शबर साहब, इस सारे इकोनॉमिक कोलैप्स का जिसकी आपने भी पिक्चर पेंट की है, इसका कल्प्रिट कौन है? अगर टॉप 3 कल्प्रिट्स आपने बताने हो तो? सारे कल्प्रिट हैं। इसका कल्प्रिट ये जो तबाही है, ये 2002 से लेकर 2020 तक हुई है। उसमें 2002 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। 2013 से लेकर 2008 से लेकर 2013 पीपल्स पार्टी थी। उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक पीएमएल थी और 2018 से लेकर 2022 तक पीटीआई थी। ये सारे इस तबाही के जिम्मेदार हैं, कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम ये लोग नहीं चला सकते। पाकिस्तान का निज़ाम जो इस्लामाबाद में चल रहा है, इस निज़ाम के तहत ये मुल्क नहीं चल सकता। आप मेरी बात को कहीं लिख लें, पत्थर पे लिख लें कहीं। सर, नेशनल गवर्नमेंट अगर बनती है, क्या क्या काम करने की ज़रूरत है आते ही कि ये काम कीजिए ताकि हम इस चीज़ को बदल सकें, फिर कुछ अरसे में बेहतरी देख सकें? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री जो 80 मिनिस्टर हैं, इनको 5 मिनिस्टर कर दें। अच्छा,
सारे बाजार 6 बजे बंद करते हैं, सारे बाजारों को 6 बजे बंद कर बिजली का कंजम्पशन कम करे अपना। सारी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको सड़क पे आने से रोक दें 3 दिन तक। कोई ये वीगो शीगो और ये लैंड क्रूजर ये सब बकवास जो आपने की हुई है इन सबको बंद करें, बिजली की सेविंग करें, एलएनजी की सेविंग करें। आप कैसा मुल्क हैं, आपके पास डॉलर नहीं है पेट्रोल खरीदने के लिए और आपकी हर तीसरी गाड़ी वीगो है और बड़ी गाड़ी है। ये क्या बकवास है? ये किस तरह का मुल्क है? मर्सिडीज से नीचे हम बात नहीं करते। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये कोई मुश्किल काम नहीं है करने वाले। और पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए 5 चीज़ों पर राशनिंग करें, आटा, चने की दाल, खाने का तेल, चीनी और चाय की पत्ती को राशनिंग करें, इसको मार्केट से उठा लें फ़ौरन। और गरीब आदमी के लिए राशनिंग करें, इसकी डिमांड कम करें, सप्लाई की बात नहीं करें। आपने सर टैक्स की कोशिश की रिफॉर्म्स लाने की, किन लोगों की वजह से नाकामी हुई और क्यों नहीं हम टैक्स बढ़ा सकते? क्या क्या वजूहत है? अगर टैक्स हम बढ़ाएंगे और अमीर से लेंगे, अभी तक वही जो लोग पहले टैक्स देते थे अभी भी नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट भी उन्हीं पर दोबारा शायद टैक्स लगाएगी, तो वो अगर हम बढ़ाएं तभी हम गरीब को नहीं दे सकेंगे। सुने, मुझे किसी और प्रोग्राम में जाना है, प्लीज आप मुझे चलिए, थैंक यू। ओके चलें, बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, ये जो बात के इनको भी मौका मिला लेकिन टैक्स उस तरह से नहीं कलेक्ट हो सका, और जब तक आपको पूरी दुनिया में, और शायद कोई भी नहीं देना चाहता, मैं और आप भी नहीं उस तरह से देना चाहेंगे टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट्स लेती हैं और उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को पेश करते हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जितने लोग पार्लियामेंट में होते हैं या दीगर होते हैं, उनका जब हम निकालते हैं डाटा कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। या बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी जब हम रात देखते हैं, 20-20 लाख तनख्वाहें, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी, अब जो सबसे बड़ा हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है वो तो सैलरीज का और पेंशन्स का एक है, वही नहीं पूरा हो पा रहा और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। 18वीं तरमीम के बाद हमने विफाक के महकमे भी नहीं खत्म किए और नीचे सूबों के पास भी वही महकमे हैं, डबल, यानी वहाँ पर भी खुराक, यहाँ पर भी वजारत खुराक, वहाँ पर भी वजारत सेहत, यहाँ भी सेहत, वहाँ पर भी हम तालीम का देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं, हर जगह डबल महकमे हैं। फिर हमारे स्टील मिल का मसला, अभी आप देखिए कि जो हम देख रहे हैं PIA, उसका रिकॉर्ड खसारा, और दूसरी तरफ जो खबरें हम सामने नहीं लाते, मैं अभी उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। ट्रिब्यून में आया है कि अप्रैल में सिर्फ एक ज़िले में, सिंध के ठट्ठा में 41 एक जो मेडिकल फैसिलिटी पर रिपोर्ट हुई हैं, 41 खुदकुशियाँ, मैं भी कोट कर देता हूँ आपको। तो दूसरी तरफ हम हालात ये देखते हैं और उसकी कोई बात नहीं करता। ये कितनी खौफनाक बात है। मैं आपको सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी एक इलाके की बता रहा हूँ, 41 खुदकुशियाँ रिपोर्ट हुई हैं हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से। बिल्कुल, इसमें देखें, एक तो जो एलीट प्रिविलेज की बात है, एलीट कैप्चर की बात है, पिछले महीने भी हमने इस पर एक सेगमेंट किया था जिसमें IMF की MD का हमने शॉट भी प्ले किया था, जो ये कह रही थी कि एलीट कैप्चर जो है उसको कम करे पाकिस्तान, क्योंकि ये गवर्नमेंट फॉर दी एलीट बाय दी एलीट है और वो करती भी अशराफिया हुकूमत और फैसले जो हैं वो भी अशराफिया के लिए करती है। तो अब अगर ये टैक्स इवेजन कम करनी है या फिर माफियाज़ को पकड़ना है, वो कैसे पकड़ेंगे जब वो हुकूमत में साथ बैठे होंगे? अगर बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो आपकी काबीना का हिस्सा होंगी तो आप उनको टैक्स कैसे कर सकते हैं? अफ़गानिस्तान में जो सारा डॉलर का आउटफ्लो हो जाता है या गंदम चली जाती है वो बंद नहीं हो सकी। इसके अलावा ये जो आपने जिक्र किया कि मराहत मिलती हैं और साथ साथ बड़े बड़े काफ़िलों में वो ट्रैवल करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या और सरकारी अफसरान हों, उसको भी कम नहीं कर सके। तो ये इसीलिए है कि चूँकि सियासत में नुमाइंदगी ही उस क्लास की है, इसीलिए वो अपनी क्लास के लिए कानून साजियाँ करती है और वो लोअर क्लास की बात तो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो उनसे रिलेट नहीं कर पाते। सही। किसी मजदूर का बच्चा MN बनेगा तभी उसके लिए कानून साजी करेगा ना। तो यहाँ पर जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो तो सब उस बिल पे साइन कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा इख्तलाफात सबके आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो है ही सिर्फ एलीट के लिए कानून साजी। सही। अब ये मेरे पास जनाब ये मौजूद है, ये 26 अप्रैल 2023 की खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छप चुकी है। 41 कमिट सुसाइड इन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अप्रैल, और इसमें जी एटलीस्ट 41 people have committed suicide in the poverty hit coastal belt of Thatta district in a month, local health officials said. People are just ending their lives to escape the miseries of hunger, poverty, debt and exploitation, said Bugan Rural Health Center head Dr. Farooq Sammu. In April only 41
डेथ्स ड्यू टू सुसाइड वर रजिस्टर्ड इन द बुगान रूरल हेल्थ सेंटर अलोन। ये सिर्फ एक का है और वो कह रहे हैं जी अगर कराची से आप देखें पूरा ठट्ठा बेल्ट को देखें तो पता नहीं कितने होंगे। ये एक छोटे से हेल्थ सेंटर में जो 1 महीने में रिपोर्ट हुई हैं खुदकुशियाँ, यानी बहुत ही खौफनाक हालात हैं मुज़म्मिल। बिल्कुल ऐसे इसमें देखें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी अपनी तो नहीं है अगर वो ये सब कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब बुनियादी तालीम की सहूलियात नहीं होंगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो ना नौकरी मिलेगी, ना अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और एम्प्लॉयमेंट तो वैसे नहीं है। तो ये सारा जो पिक्चर आपने पेंट की है, इससे साबित तो यही होता है कि नाकामी है हुकूमत की कि अपने सबसे मज़लूम तबके को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि हुकूमत आती उनके लिए जो तगड़ा है, जो अमीर है, जिसके पास पावर है, उसको तो ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट की सपोर्ट की ना। ज़रूरत तो इन्हीं लोगों की है जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं कि वो देखते हैं हुकूमत की तरफ के जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ। तो ये जॉब्स प्रोवाइड ना करना, ये जो सियासी वॉरफेयर आज हम देख रहे हैं 1 साल हो चुका है, जिसमें कभी इलेक्शन पे लड़ाई हो रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इसमें आवाम की बात तो नहीं है कहीं भी, कोई असेंबली में बात नहीं हो रही। जो आज हम मीटिंग्स देख रहे हैं सब जोड़ तोड़ और ये सब, इसमें भी कहीं कोई ये नहीं एजेंडा सेट करता कि जी हम आ रहे हैं, हम अपना ग्रुप बना रहे हैं, या तरीन साहब खड़े होंगे जी देखें ये 41 सिर्फ एक जगह पर हुई हैं, पता नहीं पूरे मुल्क का हम डाटा लेकर आएंगे, ये लोग हैं, हम इस तरह से इनको राशन देंगे, हम ये करेंगे, इस तरह से टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये हमारा विजन है। कोई किसी किस्म की कोई इस पर बात ही नहीं है। बिल्कुल लिटरेसी का ताल्लुक है ना उसामा इससे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A कहता है कि हर शख्स को मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है जहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद सबसे ज़्यादा है, जो कि 2.5 करोड़ है तकरीबन। यानी कि आप हिसाब लगाइए कि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है, जिसको स्कूल में होना चाहिए, जो कि 50% स्कूल एनरोलमेंट का एक पूरा रेशो है। तो कल को जब वो बड़े होंगे तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी, वो कौन सी वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, वो क्या बाहर जाके कोई स्किलफुल नौकरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपका आधा मुस्तकबिल तो तबाह हुआ आपको आंखों के सामने नज़र आ रहा है कि जो बच्चे इस उम्र में स्कूल में नहीं हैं, यह आपको यही मुस्तकबिल की एक तारीख तस्वीर दिखा रहा है। मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट रख रहा हूँ सबके सामने देखने वालों। नाउ दैट वी आर फ्री वी मस्ट स्पेंड 1/5 ऑफ आवर नेशनल रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, the poor, or else each government will be more corrupt than the last, leading ultimately to the demise of the state। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान वो कह रहे हैं। उनका विजन ये था मुल्क बनाने का कि 5वां हिस्सा, यानी अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो हम उसमें से 20 रुपए, कम अज कम 20 रुपए जो है वो हम तालीम पर खर्च करेंगे। तालीम पर नहीं, हम तो 2% से भी कम 2% से भी, और वो था कि कम अज कम 20%। कायदे आज़म का विजन ये था। वरना उन्होंने कहा कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो पहली हुकूमत से ज़्यादा करप्ट होगी, और फिर खुदा न खास्ता ये है कि फिर ये स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ये खतरा होगा और उसके लिए नुकसान होगा। ये तो बिल्कुल विजनरी आदमी थे, आज हम वो देख रहे हैं। आप देख लीजिए कि 71 में बांग्लादेश के क़याम के बाद से अब तक वहाँ पर 6% बजट है तालीम का। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं स्कूल एनरोलमेंट की, अगर आप रेशो चेक करें। और जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है ख़वातीन की, वो मर्दों से ज़्यादा हो चुकी है। और ये वो मुल्क है जिसको 70s में अखबारों में सुर्खियाँ लगा करती थी कि बास्केट केस कहते थे कि ये सिर्फ भिखारियों की कौम बनेगी, क्योंकि इनके पास ना पैसे होंगे ना कोई और चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। तो अब अगर 50 साल के अंदर वो इस नैच पे पहुंच सकते हैं कि उनका GDP इस खित्ते में सबसे ज़्यादा है, बड़ी बात। तो हमारे लिए ये मिसाल है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो लोअर तबकात थे उनको तालीम देनी थी और कुछ नहीं करना था। क्योंकि जब आपके पास तालीम होती है तो वो एक पावर है जो आप अपनी एजुकेशन से एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर वही किसी बच्चे के पास नहीं है तो चाहे घर में 6 फ़र्द हों, वो सब मिल के भी कमाएँ तो वो एक तालीम याफ्ता फ़र्द जितना नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर जिस तरह से बेयारो मददगार आवाम को छोड़ा गया है, जो पॉलिटिक्स ऑफ नॉन इशूज़ अब तक हो रही है, जिसमें सिर्फ अशराफिया आपस में लड़ रही है, ये 9 मई के वाक़यात हों, इससे पहले जो हो रहा है वो हो, आज वाले हों, ये सब और सिर्फ एक मुझे वज़ीर आज़म बनाओ की लड़ाई चल रही है जिसमें आवाम का शेयर नहीं है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि सारी डिस्कशन से अगर कोई सुन रहा है तो उसको ये रिज़ल्ट मिले कि मैंने ऐसी किसी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना जिसमें मेरा हिस्सा ही नहीं है, जिसमें मेरे लिए कोई मफाद नहीं है, जिसमें मेरे बच्चे को तालीम दिलवाने की बात नहीं है, उसको सेहत की सहूलियात दिलवाने की बात नहीं है, ये ख़ुदकुशियाँ जिसको आपने कोट किया इसको रुकवाने की बात नहीं है। तो इस पे एनर्जी स्पेंड नहीं करनी चाहिए। इशूज़ की बात तभी होगी जब आवाम मुतालबा करेंगे इन लोगों से कि हमारे लिए आप आते हैं, अपने लिए नहीं आते। अब हाल तो ये हो गया कि हमारे मुल्क में जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, टैक्स कलेक्शन का मकसद ये होता है कि आपको सेहत, तालीम, पानी, बिजली, जिसमें गैस आप करें, और सिक्योरिटी, ये आपको रियासत प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये सब तो प्राइवेटाइज हो गए, यानी तालीम प्राइवेट आप हासिल करें, सेहत आपके लिए प्राइवेट, आपने रिहाइश इख्तियार करनी है, उसमें सिक्योरिटी का निज़ाम आजकल आप बड़ी बड़ी स्टडीज़ में देखते हैं, ताकि बिजली या आप सोलर लगा लें या वहाँ पर आप ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीद लें, वो भी प्राइवेट आपको मिलेगी, पानी भी जनाब ख़रीद कर इस्तेमाल कर लें।
तो फिर लोग क्या कह रहे हैं जी टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन ये सब कुछ नहीं मिल रहा। देखिए उसमें कोई बुनियादी सहूलत नहीं अवेलेबल। अनफॉर्चुनेटली तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर हुकूमत पे एतमाद है, मेरा ख्याल है सबसे कम रेशो दुनिया में पाकिस्तान में होगी इसकी, कि कोई भी इंसान किसी भी हुकूमत पे एतमाद नहीं करता, क्योंकि करप्शन का जो इंडेक्स है वो हर साल बद से बदतरीन होता रहता है, जिसमें बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं कि आवाम के पैसों के ऊपर जो हुकूमत करने आए थे वो उसी पर डाका मारते रहे, और वो देखकर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि टैक्स कलेक्शन का जो नेटवर्क है वो कमज़ोर है, माफियाज़ जो हैं चाहे वो रियल स्टेट का हो और हों उस पर कोई हाथ नहीं डालता। और एमनेस्टी स्कीमें बड़ी बड़ी अनाउंस की जाती हैं, जो पिछले दौर में एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी नहीं हुई। ब्लैक मनी तो वाइट हो जाती है उससे, लेकिन मसला ये है कि टैक्स पर भी नहीं बढ़ता, टैक्स नहीं बढ़ता ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता। अगली दफा मेरा ख्याल है अगली एमनेस्टी का इंतजार होता है। जिस चीज़ को आपने बैन किया, इंपोर्ट बैन करने के बाद उसकी ब्लैक मार्केट और बड़ी हो गई, चाहे आप सिगरेट्स की बात कर लें, किसी और चीज़ की बात कर लें, जैसे ही उसको बैन करते हैं ब्लैक मार्केट सामने आ जाती है। तो ये ओवरऑल तो फेलियर यही है कि आप अपनी रिट इन्फोर्स नहीं करवा पाते, आप ये जो स्मगलिंग की मार्केट्स क्रिएट हुई हुई हैं इसको बंद नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़, शबर ज़ैदी साहब, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक सोच है, ये जो नेशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है क्या ये वर्केबल है? हर कुछ अरसे के बाद हम ये ज़रूर सुनते हैं, हमने यहाँ पर अमरीत भी देख ली, और एक कंसिस्ट होता है ना कि आप 8 साल 5 साल आपको मुसलसल मिलने चाहिए, 10-10 साल मिले उसमें, फिर भी वो वहाँ फिर स्क्वायर वन पर वहीं ज़ीरो पर हम आ जाते हैं। तो क्या ये हल हो सकता है नेशनल गवर्नमेंट का, या जो जरदारी साहब या दीगर कहा जाता था एक हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, खैर उससे भी वो डिबेटेबल है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से कितना फ़र्क पड़ गया, उसके बावजूद लड़ाइयाँ चलती रहीं, तो या वो हल है या कोई नेशनल गवर्नमेंट बन सके, और वो हल है नेशनल गवर्नमेंट तो काफ़ी हद तक ये अभी है, मगर केयर टेकर सेटअप क्या कहते हैं आप? देखें इस पर मैं तो, मेरा व्यू पॉइंट मुख्तलिफ है, हो सकता है आपका मुख्तलिफ हो, मैं तो अग्री नहीं करता इस बात से। उसकी वजह यह है कि सियासत में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अथॉरिटी होती है। नेशनल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी इसलिए कमज़ोर होती है कि उसमें पावर डिसइंटीग्रेटेड है, फ्रैगमेंट्स के अंदर है, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होती कि एक पॉइंट पे ज़्यादा ताकत एग्जिस्ट करती हो, हर पार्टी दूसरी पार्टी की मोहताज है। एक बिल पास करवाना है, उस पर आपको सारे स्टेक होल्डर्स को मनाने के लिए इतनी लंबी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, और उसमें से एक भी नहीं मान रहा अगर, तो इसका मतलब ये है कि कानून साजी नहीं हो सकती, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो 2/3 की अक्सरियत से आई हुई हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में बेहतर फ़ैसले किए हैं। ये नेशनल गवर्नमेंट्स जो बिठाई जाती रही हैं, क्योंकि अब जिस तरह की आती है वो तो हम आगे चल के देख लेंगे, लेकिन माजी में जिस तरह की आती रही हैं वो सिर्फ डिक्टेशन के लिए आया करती थी, जिनकी अपनी विल और अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो सूट करती हैं ऐसी भी एंटिटीज़ को जो सियासी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो अब अगर ये देखते हुए 10 पार्टियों की हुकूमत आप बना दें, तो उसके कंसेंसस को मेंटेन करना इतना बड़ा चैलेंज है कि असल मसाइल को हल करने से पहले लड़ाई ये शुरू हो जाती है कि इत्तेहादियों को मनाओ हर बात। अच्छा, आखिर में 2 चीज़ें, एक तो हमने एक दौर में देखा 18वीं तरमीम भी हमने पास होती देखी जबकि नून लीग अपोजिशन में थी, तो वो एक मिसाल है कि जहाँ आप इकट्ठे होकर मसाइल हल करना चाहें तो वो हो जाते हैं। दूसरा ये कि अब भी तो गवर्नमेंट ऐसी है, उसके रास्ते में किसी भी कानून साजी के लिए कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ये कुछ कर सके? नहीं, उसमें वो वाली विल रिट इसलिए नहीं है कि एक तो सूबों की असम्बलियाँ डिसॉल्व्ड हैं और वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी नहीं है। पंजाब जैसा बड़ा सूबा, वहाँ पर किसी पार्टी की गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि अपोजिशन बेंच खाली पड़े हुए हैं, आप जो भी कानून साजी करेंगे वो बजाते खुद ही वो स्कैंडलाइज हो जाएगी कि आपने ये कैसे कर ली किसी से पूछे बगैर या अपोजिशन की गैर मौजूदगी में, चाहे वो नैब लॉ पास करवाया, कुछ भी किया। और इसके साथ साथ अभी जो इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर चल रहा है वो उस पार्लियामान के फ्लोर को कोर्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इसीलिए हमें वो अथॉरिटी दिखाई नहीं देती कि जिस तरह से ये कुछ लोगों को ला के बिठाया गया है, ये अक्सर तो वोट भी नहीं लिए इन्होंने, जो पंजाब की हुकूमत है या कहीं और हुकूमत है, तो इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तो वो अथॉरिटी हमें वो स्टेट क्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि कहीं इंटरिम गवर्नमेंट है, कहीं एक सेंटर की गवर्नमेंट है भी तो उसको कोई ऑन नहीं करता, उनकी अपनी पार्टी कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, और पीपल्स पार्टी के फ़ैसले कुछ और होते हैं, वो सिंध के फ़ैसले मनवाने के लिए इन पे प्रेशर डालते रहते हैं। तो इस माइनॉरिटी के पास वो विल और वो अथॉरिटी नहीं हो सकती जो एक 2/3 की अक्सरियत से आई हुई हुकूमत के पास होती है। चले, उम्मीद करते हैं कि किसी तरह सियासतदान मिलकर कुछ ऐसा माहौल ही बना लें कि फ्री एंड तरफ बढ़ा जाए, और उसमें फिर जिसका जो मैंडेट हो उसके मुताबिक वो फिर आगे मसाइल को हल कर सके। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जब तक कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ नहीं बढ़ते ये इसी तरह से मसाइल रहेंगे। पता नहीं कितना वक्त चाहिए सबको अपनी अपनी जगह पर मजबूत होने के लिए। मियां नवाज शरीफ की वापसी ज़रूरी है नून लीग की नज़र में, उसके बगैर वो उनको फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे। तरीके इंसाफ का अपना होगा कि जी हमें बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड अब हमारी ज़रूरत बन गई है, वो हमें दी जाए। तरीन साहब कहेंगे मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, नई पार्टी अभी तक अनाउंस नहीं कर सके। तो देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।